वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के 14 उन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अब की बार भी बहुत ही प्रश्न आपको इन 14 टॉपिक से देखने को मिलेंगे, यानी कि इन्हीं 14 टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे आपकी परीक्षा में। अगर आप जियोग्राफी सब्जेक्ट लिए हैं, अभी आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट ईयर में, तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, चूँकि जियोग्राफी में दोनों का सिलेबस सही है। बीए बीएससी में आपको पढ़ना होता है फिजिकल एजुकेशन के बारे में, यानी भौतिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना होता है प्रथम सेमेस्टर में, ठीक है। तो भौतिक भूगोल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपको इन्हीं 14 टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अपनी परीक्षा में। तो आइए उन 14 टॉपिक को हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं इन टॉपिक से, और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हम आपको बताने का काम करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से हम समझने का काम करेंगे। चले, पहला टॉपिक है आपका जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल एक विषय वस्तु मतलब भूगोल की एक शाखा है, और खास करके जब भूगोल की एक शाखा होती, भूगोल के मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में आप देखते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, इन सभी का अध्ययन होता है। इसके अलावा मानव भूगोल के अंतर्गत आप देखते हैं मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, और खास करके मनुष्य के जैसे जनसंख्या की बात की जाए, मानव प्रजातियों की बात की जाए, जनजातियों की बात की जाए, ठीक है, मानव के अधिवास की बात की जाए, तो मानव भूगोल में ये सब आप पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ये दोनों अलग अलग शाखाएं हैं भूगोल की। तो प्रथम सेमेस्टर में आप भौतिक भूगोल पढ़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर में आप मानव भूगोल पढ़ेंगे। लेकिन भौतिक भूगोल में थोड़ा सा वैज्ञानिकता ज़्यादा है, मानव भूगोल में वैज्ञानिकता थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन वो भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो भौतिक भूगोल जहाँ पर एक विषय की शाखा भी है भूगोल की, वहीं पर एक टॉपिक भी है। अब टॉपिक इस नाते है चूँकि भौतिक भूगोल वास्तव में है क्या, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है और भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। भौतिक भूगोल यानी नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब आपको जानना होता है। तो भाई भौतिक भूगोल की सबसे पहले आपको परिभाषा पढ़ लेनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कई बार भौतिक भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल का अर्थ, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र और भौतिक भूगोल की प्रकृति, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका है सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। अच्छा, सौरमंडल और पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के ही एक भाग है, ठीक है, ब्रह्मांड के ही एक इकाई के रूप में काम करते हैं। बहुत सारे सौरमंडल आपको ब्रह्मांड में मिलेंगे, बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, बहुत सारे सूर्य, बहुत सारे चंद्रमा, बहुत सारे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे तारामंडल हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों का प्रयोग करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा जाता है, उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके हम पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मांड और सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत सभी एक ही हैं। एक है द्वैतवादी अवधारणा, एक है अद्वैतवादी। द्वैतवादी अवधारणा मतलब उसको बोलते हैं द्वैतारक परिकल्पना, और जो अद्वैतवाद है उसको बोलते हैं एक तारक परिकल्पना। मतलब कि एक जो द्वैतवादी सिद्धांत है उसमें दो तारों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो एक प्रकार से एक तारक परिकल्पना उसमें एक तारे से, ठीक है। इसको मैंने कई बार आपको समझाया है, मॉडल पेपर में आप देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, सारी बातों को मैंने समझा रखा है। तो ये टॉपिक आपको दूसरा पढ़ना है, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें, ऐसे प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। और बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव से यहाँ से बनेंगे कि भाई इस सिद्धांत को लाप्लास ने किस सिद्धांत को दिया, ठीक है, और इसके अलावा चैम्बरलिन मोल्टन ने क्या कहा। तो ये तमाम प्रकार के सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया, जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था, वास्तव में वो एक प्रकार से पादरी थे एक, उन्होंने दिया था। हालांकि आप देखेंगे कि ये सारे सिद्धांतों से लेकर के कौन से सिद्धांत दो तारक है, कौन से एक तारक है, सारी चीज़ें पूछेगा। मैंने ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में भी और लिखित मॉडल पेपर, दोनों मॉडल पेपर में दे चुका हूँ। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। 2023 में बहुत सारी क्लासेस इसकी ले चुका हूँ जियोग्राफी की, तो वो सब भाई आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप सब देख लीजिएगा। 2023 की भी प्ले लिस्ट है और 2024 की भी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, दोनों प्ले लिस्ट आप देख लीजिएगा। तीसरा टॉपिक है आपका, वो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वेगनर की बात की जाए तो जिनका जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है बड़ा फेमस सिद्धांत है।
वेगनर महोदय कहते हैं कि शुरुआत में पहले एक प्रकार से पैंथालासा और पैंजिया दो मतलब एक भूखंड था, उसका नाम था पैंजिया, और उसके चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी, उसको बोलते थे पैंथालासा, और उसके बीच में एक छोटी सी एक जलधारा एक प्रकार से बहा करती थी, उसको बोलते थे टेथीज सागर, टेथीज भूसन्नति बाद में उसी को कहा जाता है। हालांकि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत। इनका कहना था वेगनर का कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये पैंजिया जो है वो धीरे धीरे जो है कई दो भागों में टूट गया। पैंजिया एक तो भाग ऊपर वाला जो भाग था उसको अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था गोंडवाना लैंड कहलाया। जैसे कि मान लेते हैं ये पृथ्वी थी, तो ये पृथ्वी में अगर मान लेते हैं ये पैंजिया था, तो पैंजिया पहले था। अब ये पैंजिया क्या हो गया, ये पैंजिया दो भागों में टूट गया, एक तो हो गया आपका अंगारा लैंड और एक हो गया गोंडवाना लैंड। तो ये हो गया अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड, और इसी को एक नाम और जानते हैं, एक नाम से लारेसिया, ठीक है, लारेसिया। तो उत्तर भारत के जितने महाद्वीप आपको मिलेंगे, ठीक है, वो आपको अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड के हिस्से मिलेंगे, सॉरी अंगारा लैंड या लारेसिया के हिस्से कहे जाएंगे। और दक्षिण भारत के जितने भी मतलब दक्षिण भूमध्य रेखा के या भूमध्य सागर मतलब भूमध्य रेखा के जो नीचे वाला है पूरा दक्षिण वाला, उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक है, गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड के हिस्से की अगर बात की जाए तो ये जैसे दक्षिण भारत हो गया आपका, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हैं। गोंडवाना लैंड से ये सब टूटे। इसके अलावा जो अंगारा लैंड था यानी ऊपर वाला लारेसिया, उससे भी टूटे बहुत सारे। जैसे कि उससे टूटा आपका उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप महाद्वीप पूरा का पूरा बना, ठीक है, एशिया महाद्वीप का ऊपरी हिस्सा सब कुछ बना, ठीक है। इसके अलावा ऊपर में जितने भी आपके पड़ते हैं ग्रीनलैंड वगैरह वो सब पड़े, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। तो ये जितने भी उत्तरी महाद्वीप हैं यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाले, पृथ्वी के जो मध्य रेखा है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, तो उसके ऊपर यानी उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर लारेसिया यानी अंगारा लैंड का भाग, और भूमध्य रेखा के नीचे जितने भी आपके महाद्वीप आजकल दिख रहे हैं वो सब गोंडवाना लैंड के भाग एक प्रकार से उन्होंने बताया कि ऐसे। और ये सब अभी भी आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी भी ये तैर रहे हैं एक दूसरे पर। हालांकि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की बहुत सारे विद्वानों ने आलोचनाएं भी करी हैं, तो इसको मैंने समझा है, मॉडल पेपर में आप देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका भू संतुलन सिद्धांत के बारे में बताएं। भू संतुलन क्या है? भू संतुलन का सीधा सा मतलब होता है भूमि पर जहाँ एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहीं दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं, तो भूमि पर संतुलन बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, भूमि पर जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पर एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं, ठीक है। तो देखिए ये अब यहाँ पर एक पठार मान लेते हैं है, तो यहीं पर एक थोड़ी गड्ढा सा एक प्रकार से ये नदी या फिर कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इतना ऊंचा एक प्रकार से कुछ टीला मिलेगा तो इतना गहरा आपका गर्त कहीं पर मिल जाएगा। तो ऐसे से करके क्या हो रहा है, ये पृथ्वी की जो सरफेस है, ये पृथ्वी पर एक तरफ मान लेते हैं हिमालय पर्वतीय है तो 4448, ठीक है, 4448 है, लगभग 948, ठीक है, इतना है लगभग आपका ये मीटर ऊंचा है हिमालय पर्वत, ठीक है। लेकिन जो गहराई की अगर बात की तो 11,033 मीटर गहरा खाई है ये मेरियाना ट्रंच कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। तो जो ये गहराई और ऊंचाई का जो तालमेल है पृथ्वी पर, ये जो बना रहता है इसी को बोलते हैं भू संतुलन, यानी कि गहराई और ऊंचाई का तालमेल, ठीक है, ये बना क्यों रहता है? क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने सरफेस पर लगातार परिभ्रमण दोनों कर रही है। एक तरफ तो अपने धुरी पर घूम रही है, दूसरी तरफ वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। ऐसी स्थिति में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं गिर क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि तालमेल बना हुआ है। जितना ऊंचाई पर आप देखते पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहीं गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों, एक तरफ ऊंचाई है तो दूसरी तरफ गहराई है, यानी दोनों का तालमेल बराबर चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए भूमि का संतुलन बना हुआ है। इसी तालमेल को लेकर के दो विद्वान हैं, एक है जॉर्ज एरी और दूसरे हैं प्राट और जॉर्ज एरी महोदय ने भू संतुलन सिद्धांत को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, तो ये हमको पढ़ लेना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका है, पांचवा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की है तो एक तो है भौतिक संरचना, भाई भौतिक संरचना भौतिक हिसाब से दी गई, और एक रासायनिक तरीके से बताया गया है, ठीक है। अब रासायनिक में आप देखते हैं स्वेस महोदय एक है, बड़े ज़बरदस्त विचार देते हैं। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहले भूकंप के तरंगों के माध्यम से पता लगाई जाती थी,
फिर ज्वालामुखी से जो लावा निकलता था उससे पता लगा कि भाई कि बंदर पृथ्वी के क्या है। और धीरे धीरे करके आप देखिए ताप, दाब, घनत्व, इनसे पता लगाया जाता था पहले कि पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना कैसी है। एक समय की बात है, रूस के कोला नामक क्षेत्र में क्या हुआ, लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि खुदाई करके फिर क्यों ना पृथ्वी की खुदाई की जाए और खुदाई करके गहरा गड्ढा खोदा जाए, जिससे पता लगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मशीनें आई, बहुत सारी मशीनें आई, खुदाई शुरू हुई और कुल मिला करके बहुत ज़्यादा होते करते 12 किलोमीटर तक लोगों ने खोदा। रूस एक देश है और रूस में कोला नामक एक स्थान है, वहीं पर गड्ढा खोदा गया। 12 किलोमीटर गड्ढा जब खोद लिया उन लोगों ने, तब तक मशीनें जो थी वो सब अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती, मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, उसके पुर्जे टूटने लगते हैं। मतलब आगे खुदाई नहीं संभव हो पाई और फिर बंद कर दिया गया। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता आजकल भूकंप और ज्वालामुखी से लगाया जा रहा है। और ये एक प्रकार से ये तरीका, कुछ विद्वान जैसे रासायनिक तरीके स्वयं बताते हैं कि भाई पृथ्वी जो है ये इस तरीके से है, ये पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये 3 भाग में बटी हुई है। तो इसमें इसको बोलते हैं सियाल, इसके बोलते हैं सीमा, ठीक है, और इसको बोलते हैं निफे, ठीक है। तो ये है आपका कोर, ये है मेंटल और ये है क्रस्ट, ठीक है। तो ये सियाल है भैया, ये सीमा पर तैर रहा है, ये बात भी बताई है विद्वानों ने। हालांकि सियाल, CSI का मतलब होता है सिलिकन और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम, यानी जो ऊपरी परत है पृथ्वी की उसमें, यानी ये वाली जो परत है इसमें सिलिकन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है तत्वों की। सीमा यानी कि सिलिकन और मैग्नीशियम के तत्व यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं बीच में पृथ्वी के एकदम से। और पृथ्वी की एकदम गहराई में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर निफे यानी निकल और फेरस आपको मिलेगा, यानी एकदम से ठोस पदार्थ आपको मिलेगा। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से भी सिद्धांत दिए हैं, तो उसको हम समझेंगे, मतलब इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में भूकंप किसे कहते हैं और ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी पर एक वीडियो सेपरेट मैंने बनाई है अभी 2024 की परीक्षाओं के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसको देख लेंगे, ज्वालामुखी वाला चैप्टर। भूकंप जो है अभी आपका आया भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो भूकंप मतलब पृथ्वी हिलने लगती है। भूकंप आने के कई कारण होते हैं। कभी कभी जो बांध बनाए जाते हैं बड़े बड़े, तो पर्वतों किनारे, नदियों किनारे, नदियों की जल को रोका जाता है, तो उससे झील का निर्माण होता है और झील का जो दबाव होता है, जो पानी का दबाव होता है, उसके कारण से चंद्र फट जाता है अंदर उसके, और पृथ्वी पर दबाव पड़ता है और इसके कारण से क्या होता है, भूकंपन करने लगती है। ये भूमि संतुलन जो होता है जब बिगड़ता है तो भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, ये बात ध्यान रखेंगे। कई कारण इसके सबके और हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी भूकंप के बारे में पढ़ लेंगे। इसके अलावा चट्टान क्या है, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से आता रहता है। चट्टानों के प्रकार, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए, चट्टान किसे कहते हैं, ये सब आपसे पूछेगा। 8वां टॉपिक है आपका भ्रंश। भ्रंश माने होता है दरार, ठीक है। भ्रंश माने क्या होता है, दरार। तो दरार कैसे पड़ती है, दरार भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है दरारों के पड़ने से। अब दरार रासायनिक क्रिया के द्वारा भी पड़ती है और भौतिक क्रियाओं के द्वारा भी पड़ती है, ठीक है। तो भ्रंश पर्वत, भ्रंश घाटी, ये सब बनते हैं। एक होता है वलन, तो वलन पर्वत यानी वलित पर्वत बनते हैं इससे। वलन का मतलब होता है सीधे सीधे, जैसे कि ये एक चोटी होगी, एक घाटी होगी, एक चोटी, एक घाटी, एक चोटी, एक घाटी, मतलब ऐसे ऐसे ये होता है वलन। तो ऐसे पर्वत जैसे कि हिमालय पर्वत, राकी पर्वत, एंटीज पर्वत, और एक प्रकार से ऐसे और पर्वत है, ठीक है, अल्पस पर्वत। तो ये सब पर्वत जो है आपके राकी, एंडीज और हिमालय मुख्य रूप से, ये 3 पर्वत जो हैं ये आपके कौन से पर्वत हैं, वलित पर्वत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक आपका है अपर्दन क्या है, अपक्षय क्या है। अपर्दन जो होता है और अपक्षय दोनों को जब मिला लेते हैं तो बनता है अनच्छादन। अपर्दन का मतलब होता है जैसे कि नदी का जल बह रहा है, उसके साथ कोई वस्तु टूट करके, उसके साथ पत्थर टूट करके भी बह रहा है नदी के जल के साथ, या कोई वायु है, वायु चल रही है, अब वायु के साथ, हवा के साथ तमाम सारी धूल मिट्टी उड़े और वायु के साथ उड़ती चली जाए कुछ दूर तक, ठीक है। तो ये उड़ने की प्रक्रिया या नदी के साथ बहने की प्रक्रिया जो चीज़ें हैं, तमाम सारे मलबे, तो उसी को बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। अपक्षय क्या होता है, कोई पत्थर है, अब नदी बहती आ रही, इस पत्थर को तोड़ दे, इसको दरार इसमें पड़ जाए, ठीक है, तो ये होता है अपक्षय, ठीक है। लेकिन ये पत्थर को तोड़ करके, आधे पत्थर को नदी अपने साथ जो है उस पत्थर को बहा करके दूर लेकर के जाए, तो जब बहा करके दूर लेकर के जाती तो इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। लेकिन यह पत्थर जो होता है, नदियाँ एक समय आता कि छोड़ देती हैं, इस पत्थर को छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण यही सब होता है
प्लैंक और डेविस महोदय ने अपरदन चक्र की विचारधारा दी है, इसके बारे में आपको पढ़ना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक आपका है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात क्या है भैया और प्रतिचक्रवात क्या है? चक्रवात को बोलते हैं साइक्लोन अंग्रेजी में, प्रतिचक्रवात को बोलते हैं एंटी साइक्लोन। चक्रवात जो होता है वो एक विशेष प्रकार की हवाएं होती हैं जो चलती हैं, ऐसे घुमावदार हवाएं होती हैं, वो चक्रवात होता है। और जो इसकी विपरीत दिशा में घूमती हैं वो एक प्रकार से, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रतिचक्रवात। समझेंगे इसको भी, ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है भी, अगला टॉपिक है वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकार। और इसके अलावा आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता माने होता है नमी। ठीक है, तो नमी कैसे होती है वायु में, और जब नमी वायु होती है तो किस तरीके से जो नम वायु होती है, ठंडी वायु होती है, वो वजन में ज़्यादा होती है, गर्म वायु जो होती है वजन में कम होती है, ये सब बातें ध्यान रखेंगे। तो मॉडल पेपर आप देखेंगे उसमें सारी चीज़ें आपको मैं बता रखा हूँ। महासंग्राम वीडियो जल्द आएगा तो उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वर्षा और आर्द्रता, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। इसके अलावा 12वां टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवोम। जीवोम को ही अंग्रेजी में बायोम कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बायोम को अंग्रेजी में लिखते हैं BIOM। ठीक है, बायोम की अगर बात किया है उसी को अंग्रेजी हिंदी में जीवोम कहते हैं और उसको बायोम बोलते हैं। तो ये जीवों के रहने का एक स्थान होता है। ठीक है, तो जीवोम और बायोम के बारे में आप पढ़ लेंगे, एक ही बात है दोनों। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है 13वां टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं की अगर बात करें तो महासागर में अब कई सारे महासागर हैं, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अंध महासागर। तो ये सब महासागर हैं, इन सभी की जो जलधाराएं हैं, किसी की जलधारा ठंडी है, किसी की गर्म है। तो ठंडी और गर्म जलधारा क्या होती हैं, इनकी लवणता, मतलब नदियों, मतलब समुद्र के जल में जो जलधाराएं होती हैं वो लवणता उसमें पाई जाती है। ठीक है, लवणता मतलब होता है कि साल्टनेस। ठीक है, तो लवणता जो होती है नदी महासागरीय जल की लवणता के बारे में आपको बताना है। तो ये सब टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक आपका है 14वां टॉपिक है विश्व की प्रमुख वायुदाब पेटियाँ, यानी विश्व में जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, किस तरीके से, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, व्यापारिक पौने, ये सभी चलने की दिशा क्या कैसे चलती है, मानसून कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो इन सभी से रिलेटेड जो होगा प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में रखा है, मैंने चर्चा करी इन सभी पर। हालांकि 1-2 मॉडल पेपर और मैं दूंगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर दोनों अवेलेबल हैं, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, ये 14 टॉपिक आपके थे जो कि महत्वपूर्ण थे, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये 14 टॉपिक आपके हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि पहला टॉपिक आपका भौतिक भूगोल, फिर सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसके अलावा वेगेनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, भू संतुलन सिद्धांत, प्राट और एरी के सिद्धांतों जो उन्होंने दिया है भू संतुलन को लेकर के, उसको भी समझना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है, भूकंप, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या कारण है। इसके अलावा चट्टान कितने प्रकार की होती, चट्टान किसे कहते हैं, भ्रंश एवं वलन क्या होता है, भ्रंश किसे कहते हैं, वलन क्या होता है, भ्रंश पर्वत, वलन वलित पर्वत कौन कौन से हैं। ठीक है, अपर्दन अपक्षय क्या होता है, प्लैंक और डेविस का अपर्दन चक्र का सिद्धांत दीजिए। इसके अलावा चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात क्या है, दोनों में डिफरेंस और दोनों के बारे में आप बताएं। वर्षा और आर्द्रता, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। जीवोम क्या है, यानी बायोम क्या है। ठीक है, महासागरीय लवणता या जलधाराएं क्या होती हैं, विश्व की प्रमुख वायुदाब पेटियाँ कौन कौन सी हैं। तो यही सब आपसे ये टॉपिक है, इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, चलें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ताकि आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए और आसानी से आप इसको नोट डाउन कर लें। धन्यवाद।